बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है। फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ, पहला फुल कोर्ट रेफरेंस जो चीफ़ जस्टिस आफरीदी साहब ने बुलाया, उसमें क्या हुआ उसका अब एलामिया भी जारी हो चुका है। और अयाज सादिक साहब वर्सेस डॉन अखबार, किसने क्या कहा, किसने सच कहा, किसने गलत कहा या किसने उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिखा, ये आप फैसला करेंगे। और डॉक्टर मुश्ताक साहब जो कि सेक्रेटरी थे कादी फ़ैज़ ईसा साहब के, कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने उन्हें अपना सेक्रेटरी मुकर्रर किया था। इस्लामिक यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ था। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पहले वो प्रोफेसर थे, फिर बाद में उनको फ़ारिग किया गया, फिर बाद में कोर्ट केस हुआ, वो जीत गए वगैरह। तो डॉक्टर मुश्ताक साहब ने एक बड़ा अहम, बल्कि अहम तरीन इंकशाफ किया है, वो आपके साथ भी डिस्कस करते हैं। और कादी फ़ैज़ ईसा साहब के लिए एक और एजाज़ है, ये भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना वो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर पाजस लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, वालदैन के लिए, अगर वो हयात हैं या वो मरहूमीन हैं, उनके इसाले सवाब के लिए एक वाटर पाजट ज़रूर लगाइए। प्यासों को पानी पिलाइए जो जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं, और इससे बड़ा ना सदका जारिया हो सकता है, ना कार सवाब हो सकता है। ये वैसे तो कोई रॉकेट साइंस ये है ही नहीं, लेकिन आप यकीन कीजिए हमने को मुतअद्दिद मुफ्तियान कराम से ये पूछा, उन्होंने कहा इससे बड़ा सदका जारिया हो ही नहीं सकता। तो जनाब ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। मैं सबसे पहले फ़ुल कोर्ट रेफरेंस पे आऊँगा। अब फ़ुल कोर्ट रेफरेंस का एलामिया भी जारी हो गया है जनाब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। ये पहला फुल कोर्ट रेफरेंस जो नए आने वाले चीफ़ जस्टिस, यानी जो चीफ़ जस्टिस आ चुके हैं, नए चीफ़ जस्टिस जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, उनकी ज़ेर सरबराही हुआ। माफ़ कीजिएगा, सारे के सारे जजेस वो शामिल हुए, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी जो कि उम्रे की सआदत हासिल कर रहे हैं, वो जनाब वो भी वीडियो लिंक पर वो इसमें शामिल हुए। तो कहा गया कि जनाब मंसूर अली शाह साहब ने भी वो दिया है मशवरा कि केसेस को जल्द निपटाया जाए। बहुत अच्छा मशवरा है। पहले को 1 महीने का प्लान है, फिर 3 महीने का, फिर 6 महीने का, तो इस तरह से प्लान डिस्कस किया गया। और कहा गया कि ये जो 2-2 के 3-3 के बेंचेस बनाए जाएंगे, और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कोई ब्रीफिंग भी दी को 59,191 तकरीबन, यानी 60,000 केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, वो पेंडिंग केसेस को अब ख़त्म किया जाए और जल्दी जल्दी किया जाए। बिल्कुल अच्छी बात है, यही इख्तलाफ था, इन्हीं पेंडिंग केसेस को ख़त्म करें। इसी वजह से अब वो आइनी बेंच आइनी मुकदमात सुनेगा, सियासी मुकदमात सुनेगा, और आप बैठ के इनको जो क्रिमिनल केसेस पड़े हैं, जो सिविल केसेस पड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात। हर एक बात में सियासत में हाथ न मारें। हर एक केस पर इस तरीके का, हर एक केस का फ़ैसला सुना के अपनी बीवियों को मैसेज न करें। हर एक केस का फ़ैसला सुना के इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर नारे न लगें। इस तरह से तो जो काम है इंसाफ प्रोवाइड करने का, जो बेचारे वो मीलों दूर अपनी साइकिलें बेच बेच के आते हैं कि जी हमारी पेशी है, ये मामूली बात नहीं है। ऐसे नहीं कहते कि अल्लाह लाचारी और कचहरी से बचाए, ये बात ऐसे मशहूर नहीं है। बिल्कुल मीलों दूर से आते हैं, जी हमारी पे दादा ने मुकदमा किया होता है और पोते उसको भुगत रहे होते हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो जब सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो आगे सियासी लोगों के मुकदमे लगे होते हैं, आगे इमरान खान के मुकदमे लगे होते हैं, आगे खैर से किसी जर्नैल का मुकदमा लगा होता है, आगे किसी के एक्सटेंशन का मुकदमा होता है, वो जनाब वहीं से वापस हो जाते हैं। फुल कोर्ट बेंच सुन रहा है, लिहाजा आपका मुकदमा अभी नहीं हो सकता, तो फिर वो वापस चले जाते हैं। ये बड़ा एक सितम ज़रीफ़ी है, मैं समझता हूँ, और बहुत बुरी बात है। और साथ ही अब वो निपटाएं, और बहुत अच्छी बात है कि अब एक उनका अभी एग्ज़ाम एक इम्तिहान आ गया है, टेस्ट केस है, एक लिटमस टेस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई ने ये रिज़र्व सीटों का जो ये फ़ैसला आया था, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है
الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف. اب دیکھتے ہیں یہ وہ درخواست اٹھاتے ہیں جلدی یا نہیں لگاتے، کیونکہ اب تو کیسز وہی لگنے چاہیے نا کہ جو پینڈنگ پڑے ہیں نا، جو پائل اپ ہوئے ہیں، جو ڈھیر بن چکے ہیں، ان کو نمٹانا چاہیے نا کیسز کو. اور چیلنج کر بن کے یہ آپ ایک چیلنج لے کر، چیلنج قبول کر کے دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز صاحبان ان کیسز کو، 60,000 کیسز کو کتنے عرصے میں ختم کرتے ہیں. اور بہت اچھی بات ہے، ان کیسز کو مکانا چاہیے. خام خواہ کی ٹسل نہیں ہونی چاہیے، خام خواہ کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے، خام خواہ کی ضد بازی نہیں ہونی چاہیے. اور جو کوئی چاند کالے بھونڈ ہیں جو ضد بازی کرنا چاہیں، تو میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب نے انہیں سمجھایا ہے. جب آپ ہر سیاسی کیس کو، سارے کیسز کو پیچھے کر کے اٹھا لیں گے، بھلے وہ کسی کا بھی ہو، تو میرا خیال ہے اس سے، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے معاملات سلجھیں گے، الٹا الجھیں گے معاملات. اور اب وہ جو آئینی بینچ، مجھے اب لگ رہا ہے اس فیصلے سے بھی، اور جسٹس افریدی صاحب بھی جو کہ بہت ہی سمجھدار آدمی ہیں، ان سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے بہت طریقے سے کنٹرول کرنا ہے ان ساری چیزوں کو، اور ہر وقت ٹسل نہ ہو، ہر وقت لڑائی نہ ہو، ہر وقت میڈیا ایڈکشن کا چارم نہ ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. اب جو سیاسی کیسز ہوں یا آئینی، سیدھے وہیں جانے چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے. ساتھ ہی جب پی ٹی آئی کا آج احتجاج کا پلان، یعنی پنکی پیرنی صاحبہ وہاں پر بیٹھی ہیں، وہ خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ ہاؤس کی انیکسی میں، اور مہمان ہیں، اور وہ بڑی لمبی مہمان ہیں. اور وہ جناب بتایا جا رہا ہے کہ وہ احتجاج کو اور باقی سیاست کو وہیں سے بیٹھ کے کنٹرول کریں گی. وہ جلسوں میں تو نہیں آئیں گی، لیکن اب جلسے کیسے رکھے ہیں پی ٹی آئی نے؟ ایک پشاور میں رکھا ہے 1 نومبر کو، 8 نومبر کو کوئٹہ میں رکھا ہے، اور نومبر کے تیسرے ہفتے میں کوئی رکھا ہے انہوں نے، یا تیسرے ہفتے میں رکھا ہے کراچی میں. اب اس کے بعد پتہ نہیں کہاں رکھتے ہیں. تو وہ بھی میرا خیال ہے فی الحال اچھے بچوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ پشاور میں احتجاج جتنا اچھل کود کر لو پشاور میں، خان صاحب نے رہا تو نہیں ہونا. کوئٹہ میں بھی جتنی اچھل کود کر لو، یہاں پہ جب ادھم مچاؤ گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے ڈیل کیا جائے گا. اسی طریقے سے کبھی آپ کو بھاگ کے پھر وہ خیبر پختونخوا ہاؤس جانا پڑے گا، تو کبھی آپ کو واپس جانا پڑے گا. تو یہ معاملات اب کی بار جو ہوں گے، یہ وہ والا صورتحال ہے، کیونکہ لوگوں نے اب جو پاور کاریڈورز ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ اس اودھم کو کنٹرول کرنا ہے، ادروائز اکانومی اور ساری چیزیں تباہ برباد ہو جائیں گی. سب کو پتہ چل چکا ہے کہ چیزیں صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، چیزیں صحیح سمت میں چل پڑی ہیں، اور ان کو اگر روکا گیا یا اس اودھم کو نہ روکا گیا تو پھر یہ رک جائیں گی. تو یہ اس طریقے سے اب یہ بھی ایک اچھا شگون ہے. اور ایاز صادق صاحب اور ڈان اخبار میں ایک پھڈا پڑ گیا. آج ایاز صادق صاحب نے، قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، تو ایاز صادق صاحب نے آج، یہ ڈان اخبار، کل ایاز صادق صاحب نے انٹرویو دیا، اسپیکر قومی اسمبلی نے سلیم صافی صاحب کو ان کے پروگرام میں انٹرویو دیا جیو نیوز پر. اور اس انٹرویو سے ڈان نیوز نے یہ ایک خبر نکالی، ٹھیک ہے، اس انٹرویو سے. اور ڈان نیوز نے لکھا، ڈان اخبار نے، کہ وونٹ فالو کورٹ آرڈر آن ریزرو سیٹس این اسپیکر. یعنی اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ میں مخصوص نشستوں سے متعلق جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ فیصلہ میں نہیں مانوں گا. ٹھیک ہو گیا. آج پھر ایاز صادق صاحب نے اس کی وضاحت جاری کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط کیا ہے ڈان اخبار نے، آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ میرے بیان کو بیان کیا ہے. یہ آپ بھی سن لیں، اور پھر اس انٹرویو کا حصہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں. پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ایاز صادق صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ہوا ہے، یا ڈان اخبار نے اس انٹرویو سے ٹھیک سرخی نکالی ہے. یہ آپ پہلے ایاز صادق صاحب کو سن لیں، یہ دیکھ لیں، یہ لیجیے. ایک اسٹیٹمنٹ دینا چاہ رہا ہوں آنریبل ممبران کے لیے. میں نے ایک انٹرویو دیا تھا جرگا میں سلیم صافی صاحب کو، اور اس انٹرویو میں میں نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی اس کو مس ریپرزینٹ اور مس کوٹ کیا. ایک ڈیلی رسپانسبل ڈیلی میں اخبار سمجھتا تھا. won't follow court orders on reserved seats and a speaker. ہم یہاں پہ کورٹ آرڈرز کے اوپر
लोगों को नोटिफाई और डी नोटिफाई नहीं करते। हम जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन करता है, तो तब उन मेंबरान को इजाजत होती है। फिर बाय इलेक्शन होता है, उसके बाद जो लोग नोटिफाई मेंबरान होते हैं उनको ओथ दिया जाता है। इसी तरह जितने इश्यूज हैं कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखता है, वो नोटिफाई करता है, फिर हमारी जिम्मेदारी कि हमने उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है। तो इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल, और मेरा अगर इंटरव्यू देखें तो उसमें मैंने JUIF की एक MNA साहिबा थी, उनकी मिसाल दी। वो 5-7 दिन मेरे पास तशरीफ लाती रहीं कि आप मुझे ओथ लेने दें। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से लेके आए। तो आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर द ऑनरेबल जजेस, एंड इन फैक्ट वी ऑल हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑनरेबल जजेस, बट इस तरह की गलत रिपोर्टिंग जो है, इट डज नॉट गो वेल विद द न्यूज़पेपर जिसने रिपोर्ट की है। उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करना चाहिए। शुक्रिया जी। उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करना चाहिए। उन्होंने मिस कोट किया, उन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन की, उन्होंने इररिस्पॉन्सिबल रवैया अख्तियार किया। अब वो ज़रा आप उस इंटरव्यू का हिस्सा सुन लीजिए जो साफ़ी साहब के साथ ये इंटरव्यू कल हुआ है या सादिक साहब का। तो डॉन ने सुर्खी ठीक निकाली थी या नहीं, ये देख लीजिए। PTI के MNAs हैं, मैं चलो आपके एहतराम में उनको वही नाम MNAs कह दूंगा, जिनके बारे में जजों ने और नोट्स भी दे दिए, फैसला भी आ गया, सब कुछ आ गया, तो उनको आप PTI के हक में नोटिफाई क्यों नहीं करते? ये नोटिफाई हमने नहीं करना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अब किस तरह उनको नोटिफाई करे जब पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट आ गई है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट की गई। रीराइट करने के बाद जहाँ पे 3 दिन में एक जो मेंबर इलेक्ट होता है और नोटिफाई होता है, उसने 3 दिन के अंदर अपनी पार्टी में शमूलियत करनी होती या वो आज़ाद रह जाता है। अभी ये जो आप 4-5 की बात कर रहे हैं जो आज़ाद हैं, तो जब वो 3 दिन के अंदर करता है, वो कोर्ट ने कहा कि नहीं अब आप 15 दिन में आके कर दें। अब उन लोगों ने SIC ज्वाइन कर ली, तो इसका मतलब है फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता भी खुल गया। हमने तो कहा कि इन्होंने, अब वो अगर SIC ना होती, ये सब इंडिपेंडेंट्स होते तो पोजीशन और होनी थी, मगर अब तो इंडिपेंडेंट नहीं है। अब उनको 15 दिन का वक्त दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट की गई, और वो 15 दिन के बाद उन्होंने फैसला करना था कि वो कौन सी पार्टी करें। तो अगर वो हमारे पास भी आएगा तो हम इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? फिर एक तरमीम भी हो गई है, तरमीम होने के बाद अब उनका तो राइट वैसे भी नहीं रहा। और अगर अदालत ने ये कहा कि जी आप बैक डेट से नहीं कर सकते, तो अदालत ने भी तो बैक डेट से ही फैसला किया ना, तो वो कर सकते हैं। और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनानी है और इम्प्लीमेंट करानी है वो नहीं कर सकते, तो ये तो कोई मंतक नहीं समझ आई। तो इलेक्शन कमीशन जैसे ही नोटिफाई करेगी फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि इसके ऊपर क्या रद्द अमल देना है हमने। आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की राय को इम्प्लीमेंट करें? जी, हम कोर्ट की नहीं करते, कोर्ट की बजाय नहीं। हमें नोटिफिकेशन अगर कोई नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर नहीं है इलेक्शन कमीशन के मुकाबले में? तो हम अगर कोर्टों की सुनना शुरू कर दें तो हमारे तो बेशुमार कोर्ट डिसीजंस आते हैं, तो हम तो वो इलेक्शन कमीशन जब तक नोटिफाई नहीं करता तब तक हम उसके ऊपर अपना डिसीजन नहीं देते। सुन लिया आपने। अब मुझे हैरत है कि डॉन ने कौन सी सुर्खी यहाँ से गलत निकाली है। ये बात ठीक है कि या सादिक साहब कह रहे हैं कि जी बिल्कुल जब इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करेगा तो तब हम करेंगे, वह बात तो ठीक, लेकिन ये भी तो कहा है कि हम कोर्टों की अगर सुनना शुरू कर दें तो हम। तो डॉन ने भी ये लिखा है कि उन्होंने कहा जी मैं कोर्ट की बात तो नहीं मानूंगा, जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक उनका फ़ैसला है उसको तो मैं नहीं मानूंगा। तो वो खुद कह रहे हैं कि मैं नहीं मानूंगा, जब इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करेगा तो तब मानूंगा, ऐसे मैं नहीं मानूंगा। अब आपने बात सुन ली, ठीक होगी। यही तो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला उन्होंने भी नहीं माना था, जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर हैं। पेशावर हाई इलेक्शन कमीशन का तो चलो फ़ैसला आया, लेकिन उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट का भी फ़ैसला आया कि मखसूस नशिस्तें इनकी नहीं बनती, तो तब भी उनको दूसरी जमातों वालों को मखसूस नशिस्तों को उन्होंने वो हल्फ नहीं उठाने दिया। सेनेट का इलेक्शन वहाँ से मुलतवी हो गया क्योंकि वो असम्बली कंप्लीट नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मखसूस नशिस्तों का उनको हल्फ नहीं उठाने दिया। अब आपको समझ आ गई कौन सी ऐसी गलत बात कर। अब सुबह तक ये था कि सारे नून लीग के
बहुत ही जनाब माशाल्लाह उछल कूद रहे थे हमारे दोस्त, और वो कह रहे थे वाह जी वाह बबर शेर, क्या बात है, तूने बिल्कुल इस तरीके से कड़ाकेदार बयान दिए। अब मुकरना नहीं है उससे, उस बयान से नहीं, वही बबर शेर ने कड़ाकेदार ही दिया था। अब वो बबर शेर अगर यू टर्न ले रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। बबर शेर को बबर शेर ही रहना चाहिए, उसको गीदड़ नहीं बनना चाहिए। और डॉक्टर मुश्ताक साहब यार बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात लिखी मैं समझता हूँ। और डॉक्टर मुश्ताक साहब का वो ये जो सेक्रेटरी हैं थे कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने उनको अपना सेक्रेटरी लगाया था, तो वो जो है ना डॉक्टर मुश्ताक साहब अभी उसको कोट किया है। खालिद हुसैन ताज साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे वकील भी हैं, बहुत अच्छे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने ख़ुद लिखा कि मैं पिछले 6 महीनों से मुसलसल यही बात लिख रहा था कि कादी फ़ैज़ ईसा साथी जजों की सिफारिश नहीं मानता, और इसकी तस्दीक अब उनके सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक के इस फेसबुक पोस्ट से की जा सकती है। यानी बाज़ जजेस या साथी जजेस कादी फ़ैज़ ईसा से नाराज़ क्यों हुए, ज़रा थोड़ा सा सुन लीजिएगा। ये उनके सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक साहब जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे इंटरनेशनल लॉ में, शरिया में, और फिर उसके बाद उनको वहाँ से निकाला गया, फिर वो कोर्ट गए, कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला भी गालिबन दिया। तो इसमें खैर मैं आपको ये बता दूँ डॉक्टर मुश्ताक साहब हमारे मेरे उस्ताद भी हैं। हमें इस्लामिक यूनिवर्सिटी में वो इंटरनेशनल लॉ पढ़ाया करते थे, ठीक है ना। तो ये जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। एक दफ़ा मुझे याद है कि डॉक्टर साहब ने मुझे एक असाइनमेंट्स दिया करते थे। तो एक दफ़ा मुझे उन्होंने मेरे लिए असाइनमेंट्स दी कि स्टेटस ऑफ नॉन कम्बैटेंट इन इंटरनेशनल लॉ, ठीक है ना। ये बड़ी मुश्किल असाइनमेंट थी। तो मैंने जाके डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा सर देखें आपने मुझे सबसे मुश्किल असाइनमेंट दे दी है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि यार असल में मैं आपको बात बताऊं, बात ये है कि इस पर ना मैं खुद मवाद इकट्ठा करना चाह रहा हूं, मेरे अपने पास मवाद नहीं है। तो मैं चाह रहा हूं कि कोई जो है ना इसी तरह से असाइनमेंट दूं, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छा बना के लाएंगे और ये मेरे लिए भी हेल्पफुल होगी। तो फिर मैं ज़रा थोड़ा सा चौड़ा हो गया। मैंने कहा वाह जी वाह, डॉक्टर साहब का मुझ पर इतना एतमाद है। तो खैर डॉक्टर साहब मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद मोहतरम हैं डॉक्टर मुश्ताक साहब। इन्होंने हमें इंटरनेशनल लॉ पढ़ाया था ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। तो वो लिखते हैं अपनी फेसबुक पर कि सुप्रीम कोर्ट में नए जज की तैनाती हो रही थी, तो ऑफिस से एक फ़ाइल आई जिस पर, ज़रा सुनिएगा सही थोड़ा, ये कादी फ़ैज़ ईसा के ज़माने में कि एक नए जज की तैनाती हो रही थी। तो ऑफिस से एक फ़ाइल आई जिस पर लिखा हुआ था कि रिवायत ये रही है कि नए जज की आमद पर उसके लिए एक नई गाड़ी ख़रीदी जाती है और एक पुरानी गाड़ी दी जाती है। तो चीफ़ जस्टिस नई गाड़ी ख़रीदने की इजाज़त दे दें। मालूम करने पर पता चला कि पुरानी गाड़ियों से मुराद है 2018 तक की गाड़ियाँ, क्योंकि इससे पुरानी गाड़ी जज को नहीं दी जा सकती। मज़ीद मालूम करने पर यह भी मालूम हुआ कि 2018 तक ख़रीदी गई गाड़ी की माइलेज भी बहुत कम है और कंडीशन भी बहुत अच्छी है। इन मालूमात के साथ काजी साहब के सामने फ़ाइल रखी गई, तो उन्होंने नई गाड़ी ख़रीदने से इनकार कर दिया और फ़ाइल वापस कर दी। मुतलका ऑफिस में फ़ाइल पहुंची तो वहाँ से फ़ोन आया कि क्या वाकई कादी साहब ने नई गाड़ी ख़रीदने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। मैंने कहा कि जो कुछ फ़ाइल पर लिखा है इसका तो यही मतलब है। इस बेचारे अफसर को उसके बाद भी देर तक ये परेशानी लाहक रही कि वो ये बात नए जज को कैसे बताएं कि भाई चीफ़ जस्टिस साहब ने नई गाड़ी ख़रीदने की इजाज़त नहीं दी। चीफ़ जस्टिस साहब ने जब अपनी गाड़ी वापस कर दी थी, वो खुद पैदल आया करते थे कोर्ट, आपको पता है। फिर एक और फ़ाइल आई, ये वो डॉक्टर मुश्ताक साहब लिख रहे हैं। फिर एक और फ़ाइल आई कि नए जज साहब का ज़ाती घर जो दूसरे शहर में है उनकी सरकारी रिहाइशगाह तस्वर की जाए। माशाल्लाह, फरमाइशें तो देखें, ठीक है ना। और साथ ही ये फ़ाइल भी आई कि नए जज चूँकि दूसरे शहर से इस्लामाबाद आ रहे हैं तो घर से सामान वगैरह की मुंतकिली के लिए इतनी ही रकम यानी लाखों रुपए वो बनती थी, लिखते हैं, उन्हें अदा की जाए।
मुझे ये दोनों तजावीज़ बाहम मुतसादिम महसूस हुई। मैंने इस पर कुछ फ़ाइलें खंगाली तो अजीब तरह के इंकशाफात हुए। तफसील किसी और वक्त सही, और मैंने अपनी रिपोर्ट कादी साहब के सामने रख दी। उन्होंने इस पर मज़ीद इजाफ़ा किया कि इस्लामाबाद में जजेस कॉलोनी में जज जिस मकान में रहते हैं उसको ख़ुद जजों ने रिहाइश गाह की बजाय रेस्ट हाउस यानी आराम गाह करार दिया है और इस पर आराम गाह के कवायद का इतलाक़ करते हैं। मैंने पूछा कि रिहाइश गाह और आराम गाह में फ़र्क क्या है, तो मालूम हुआ कि रिहाइश गाह जब सरकार आपको देती है तो उसमें घर के सामान, फर्नीचर, एसी वगैरह आपको ख़ुद लाने होते हैं, लेकिन आराम गाह का सारा ख़र्चा सरकार उठाती है। तो जजेस कॉलोनी में जो घर है, कादी साहब ने बताया कि इन सारे जजों ने वो आराम गाह वाले उनको डिक्लेयर किया हुआ है। माशाअल्लाह, ठीक हो, ये हमारे जज हैं, ये इंसाफ प्रोवाइड करने वाले हैं। आराम गाह ठीक हो गया, सारा खर्चा सरकार, यहाँ तक के तौलिए और टिशू पेपर तक सरकार के खर्चे पर आते हैं। और जिस घर को जज की सरकारी रिहाइश गाह करार दिया जाए उसकी मरम्मत वगैरह का खर्चा सरकार उठाती है। तो गोया यहाँ मुफ्त रिहाइश और वहाँ मुफ्त मेंटेनेंस। कादी साहब इन्हीं जज को जिनके लिए ये दो फाइलें आई थीं, ये ज़िम्मेदारी सौंपी कि वो कानून का तफसीली जायज़ा लेकर रिपोर्ट दें कि जजों को कानून कौन सी मराद देता है, इन मराद में से कौन सी हैं जो हम नहीं देते और कौन सी ऐसी मराद हैं जो कानून तो नहीं देता लेकिन हम देते हैं। रिपोर्ट कब आई, इसमें क्या था, फिर क्या हुआ, ये कहानी फिर सही, ये जनाब वो लिखते हैं। लिखा है किसने, अब आपको समझ आ गई होगी कि बहुत सारे काले भोंड कादी फ़ायदीसा से नाराज़ क्यों थे। आप इतने मुत्तकी बनते हैं, आप इतने असूल परस्त, और अदालत कोर्ट रूम में बैठ के इतनी इंसाफ की बातें करना और फिर उधर जो है ना आप वो गुगली खेलना कि अपने लिए कि ये भी हो जाए और ये भी हो जाए और साथ 14-14, 15-15 लाख रुपए तनख्वाह भी लेना, ये ऐसे नहीं चलेगा। ठीक हो गया ना। अच्छा, पाकिस्तान की अदलिया, कादी साहब के लिए भाई एक और एजाज़ है। कादी साहब के लिए ये एजाज़ है कि मिडल टेंपल में उनको बेंचर की सीट मिल गई और वो वहाँ पर हैं लंदन में। और वैसे आपको पता है कि भाई जो है ना उन पर बहुत सारे लोग बकवासियात और कुत्तों की तरह भाग भी रहे हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं। उन यूट्यूबरों की फिर चांदी लग गई है जमाइमा गोल्ड स्मिथ के पैसों से और मुबैना तौर पे, और बाकी भी जो है ना इस तरीके से उन्होंने तमाशा बनाना शुरू किया हुआ है। तो खैर अब तो हालत ये है भाई, एवन फील्ड के बाहर इतना शोर करते हैं कि आसपास के पड़ोसियों को सुना है कि रुई ठोंस के कानों में नींद करना पड़ती है और वो बाकायदा बाहर निकल के शोर करते हैं कि हमारा क्या कसूर है कि आप लोगों ने हमारा आराम भी हराम किया हुआ है। तो ये वो यूथिये हैं, ये वो नस्ल पाली है इमरान खान ने, प्लस जनरल फैज़ और जनरल बाजवा वाली इस्टेब्लिशमेंट ने। इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। ये वो नस्ल पाली है। खैर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये जस्टिस प्रोजेक्ट, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। उनका काम है वो यही रूल ऑफ लॉ पे काम करते हैं और ये वक्तन फ़वक्तन रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स भी जारी करते रहते हैं। अब उन्होंने जो लेटेस्ट 2024 में रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स जारी किया है तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की अदलिया जो 130वें नंबर पे थी वो 129वें नंबर पे आ गई। यानी जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा के ज़माने में रूल ऑफ लॉ ऊपर गया है, वो इम्प्रूव हुए कंडीशन, पाकिस्तान की अदलिया इम्प्रूव हुई। और यूथिये क्या कह रहे हैं, यूथिये फिर कोई दूसरी कहानी आपको सुना रहे हैं। लेकिन कादी फ़ायज़ ईसा जो इतना आज़ाद मनश, जो इतना दरवेश, जो पैदल आता है, जो अपनी मर्सिडीज़ वापस कर देता है, जो जाते वक्त भी आम त्यारे पर तुर्की जाता है और फिर उससे आनवर्ड लंदन जाता है, अपना सामान खुद उठाता है,
وہ جج ان کو قبول نہیں تھا، وہ جج ان کو بار بار بہت پنچ کر رہا تھا، اور وہ جج اس جج سے بڑی نفرت تھی، اس اصول پرست جج سے اور اصول پسند جج سے ان کو بہت بڑی تکلیف تھی، بہت بڑی تکلیف۔ میں کہتا ہوں آپ یقین کیجئے کہ جسٹس کارنیلیس یاد آ گیا، جسٹس قاضی فائز کو یاد کر کے، جسٹس دوراب پٹیل یاد آ گیا، جسٹس جو ہے نا اس طریقے سے ایسے ججز، میں حیران ہوں۔ نام ان کا لینا پڑ رہا ہے کہ جو مسلمان ہی نہیں تھے وہ جج، لیکن اب یقین کیجئے کہ جو جج اس طرح کے اصول پرستی، انصاف، آئین، قانون، اخلاقیات اور سب سے بڑی بات کہ انسانیت پر چلیں گے تو کیوں نہ نام لیں؟ ہم فخر سے نام لیں گے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز تھے، ہم فخر سے نام لیں گے۔ اور امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔